फिल्म की शुरुआत में चंद्रमा को दिखाया जाता है, जहां सन 1969 में मानव जाति ने पहला कदम रख चंद्रमा पर अपने झंडे गाड़ दिए थे और साथ ही परग्रहियों के लिए एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ आए थे कि वे संपूर्ण मानव जाति की ओर से शांति का प्रस्ताव रखते हैं। उसके ठीक बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के कदमों के निशान दिखाए जाते हैं, जिनमें एकाएक हलचल सी उठने लगती है और देखते ही देखते चंद्रमा की जमीन कंपकंपाने लगती है। इतने में ही एक काली परछाई पूरे चंद्रमा को ढक लेती है और पृथ्वी की ओर अपना रुख कर लेती है। यह परछाई एक विशालकाय एलियन स्पेसशिप की होती है, जिसका विशाल आकार 550 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था और वजन चांद की 1/4 हिस्से के बराबर था। वो एलियन शिप तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। उसी वक्त पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको के एक अंतरिक्ष संस्थान में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक अजीब सा सिग्नल मिलता है, जिसे देख वे लोग काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। उस सिग्नल की जांच करके वे लोग पता लगा लेते हैं कि वो सिग्नल किसी बड़ी चीज से आ रहे हैं, जो पृथ्वी से 3,75,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के पास है। लेकिन उस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश में सारे वैज्ञानिक अपना सिर खपा बैठते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी स्पेस कमांड के वैज्ञानिक भी उस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाते हैं। वे लोग अटकलें लगाने लगते हैं कि वो विशाल चीज कोई उल्का पिंड हो सकता है, लेकिन उल्का पिंड सीधी चाल में ना चलकर बार बार स्थिर हो रहा था। ये देखकर वैज्ञानिकों को भी यकीन हो जाता है कि वो कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि एलियन शिप है, जो तेजी से पृथ्वी की ओर ही बढ़ रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति तक ये खबर पहुंचा देते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाते हैं। उस वक्त वे लोग भी यही अटकलें लगा रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक उल्का पिंड है जो उनके पृथ्वी से होकर गुजर जाएगा। लेकिन तभी मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स वहां आते हैं और उन्हें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंतरिक्ष में एक एलियन मदरशिप है, जो उनके पृथ्वी के ऑर्बिट पर आकर रुक गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि उस मदरशिप से 36 विशाल एलियन शिप्स भी बाहर निकले हैं, जिनमें से हर एक शिप की चौड़ाई 15 किलोमीटर से भी ज्यादा है और वे 25 मिनटों के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। ये बात सारे अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर देती है। राष्ट्रपति उसी वक्त डेफकॉन 3 अलर्ट जारी कर देते हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा बलों के लिए जंग की एक चेतावनी होती है। उसी शहर में एक केबल टीवी कंपनी के सैटेलाइट टेक्नीशियन डेविड को केबल टीवी प्रसारण में रुकावटें आने की खबर मिलती है, जिसके बाद डेविड को पता लगता है कि ये रुकावटें एलियंस के भेजे गए उन्हीं सिग्नल्स की वजह से आ रही हैं। वो सिग्नल उनके सैटेलाइट से जुड़ने के कारण प्रसारण में रुकावटें पैदा हो रही हैं। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट डेविड उन सिग्नल्स को बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेता है और उसे समझने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों में आग के बादल नजर आने लगते हैं। फिर कुछ ही पलों में उन आग के बादलों से निकलकर आते हैं विशालकाय एलियन शिप्स, जो एक एक कर सारे देशों के बड़े शहरों के ऊपर आकर ठहर जाते हैं। उन्हें देख डर के मारे देश के आम नागरिकों में अफरा तफरी मच जाती है। उस विशाल एलियन शिप को देखकर राष्ट्रपति के साथ साथ सारे सुरक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करने लगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने देशवासियों को मुसीबत में छोड़कर छुपने वालों में से नहीं थे। वो अपने शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें शांतिपूर्वक शहर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत देते हैं। इस खतरे से अनजान उसी शहर में कहीं अमेरिकी एयरफोर्स का कप्तान स्टीव भी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ सुकून की नींद सो रहा होता है। जैस्मिन क्लब डांसर थी और एक बिन बिहाई मां भी थी, पर इसके बावजूद स्टीव जैस्मिन को बहुत चाहता था और जल्द ही उससे शादी करने वाला था। लेकिन उस सुबह अपने घर पर भूकंप जैसे झटके महसूस कर जब स्टीव और जैस्मिन बाहर जाकर देखते हैं, तो अपने शहर के ऊपर ठहरे हुए एलियन शिप को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वैसे तो स्टीव कुछ दिनों से छुट्टी पर था, लेकिन अपने देश पर मंडरा रहे खतरे को देखकर वो वापस ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो उन्हें लेने जरूर आएगा। इस वादे के साथ वो एयरफोर्स बेस पर लौट जाता है। उधर दूसरी ओर डेविड एलियंस से मिले सिग्नल को डिकोड कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलियंस उनके ही सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हर 6 घंटे के अंतराल में अपने शिप्स को एक एक कर सिग्नल्स भेज रहे हैं और उन्हें एक खास पोजीशन पर ला रहे हैं। जैसे ही उनके सारे स्पेसशिप्स तय पोजीशन पर आ गए, तो वे एलियंस इंसानों पर हमला शुरू कर देंगे और अब हमला होने में लगभग 6 घंटे ही बचे हैं।
ये पता लगाने के बाद डेविड अपने सारे सहकर्मियों को शहर से दूर जाने के लिए कहता है और खुद भी तुरंत वहां से निकल जाता है। डेविड सीधा अपने पिता जूलियस के पास जाता है, लेकिन वो उनके साथ शहर छोड़कर नहीं भागता, बल्कि अपने पिता को लेकर सीधा व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाता है। डेविड की एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर है। वैसे तो उनका 4 साल पहले डिवोर्स हो चुका था, लेकिन डेविड उसे अब भी प्यार करता था। वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। डेविड और जूलियस किसी तरह भगदड़ से बचते बचाते व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां आकर डेविड कोनी को कॉल करता है और उसे खतरे से आगाह करता है, जिसके बाद कोनी तुरंत डेविड को राष्ट्रपति से मिलवाती है। डेविड उन्हें एलियंस की सारी प्लानिंग समझाता है और बताता है कि अब उनके पास शहर से निकलने के लिए सिर्फ 28 मिनट बचे हुए हैं। ये सुनने के बाद राष्ट्रपति हरकत में आ जाते हैं और तुरंत पूरे शहर को खाली कराने के आदेश दे देते हैं। राष्ट्रपति अपनी पत्नी को भी फोन करते हैं, जो शहर में लोगों के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। राष्ट्रपति उन्हें भी तुरंत शहर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री वेलकम वेगन नामक मिशन के तहत एलियन शिप्स का स्वागत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच राष्ट्रपति, जिन्हें अब एलियंस के मंसूबे समझ आ चुके थे, वो तुरंत उस मिशन को रोकने के आदेश देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग हेलीकॉप्टर्स को वापस बुला पाते, तभी अचानक एलियन शिप खुलता है और उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर देता है। जिसके बाद राष्ट्रपति शहर छोड़कर जाने में जरा भी देरी नहीं करते। वे अपनी बेटी और कुछ खास लोगों को लेकर अपने हवाई जहाज की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसमें डेविड और उसके पिता जूलियस भी शामिल होते हैं। वहीं शहर के बीचों बीच एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग एलियंस के धरती पर आने का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि एलियंस किसी नेक इरादे से धरती पर आए हैं, लेकिन तभी उस बिल्डिंग के ठीक ऊपर एलियन शिप का दरवाजा खुलता है, जिसे देख एक पल के लिए उन सभी की धड़कनें थम सी जाती हैं और अगले ही पल वो एलियन शिप उस बिल्डिंग पर आग उगलने लगती है, जिससे उस बिल्डिंग के साथ साथ उसमें मौजूद सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। उस एलियन शिप से लगातार निकलती आग तेजी से पूरे शहर पर फैलने लगती है, जिसमें शहर के सारे लोग जलकर खाक होने लगते हैं। उसी शहर में जैस्मीन अपने बच्चे और कुत्ते के साथ ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो जैसे ही आग के सैलाब को अपनी ओर आते हुए देखती है, वैसे ही अपने बच्चे और कुत्ते के साथ एक टनल के मेंटेनेंस रूम में घुस जाती है। उधर राष्ट्रपति का हवाई जहाज भी जैसे तैसे आग की चपेट में आने से बच निकलता है। इस तरह एलियंस एक ही वक्त में सभी देशों के बड़े शहरों को जलाकर राख कर देते हैं, जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। फिर अगली सुबह जब राष्ट्रपति अपने बेकसूर देशवासियों की मौत पर अफसोस जता रहे होते हैं, तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी पत्नी भी शहर से निकलने में नाकाम रही है। उसके बाद तो जैसे देश के सुरक्षा बलों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठती है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक बड़ा दल उन एलियंस को छठी का दूध याद दिलाने निकल पड़ता है। कैप्टन स्टीव उस दल की अगुवाई कर रहा होता है। वे लोग बेझिझक एक के बाद एक अपने मिसाइल्स उस एलियन शिप पर दाग देते हैं। हालांकि एलियन शिप तो एक शक्तिशाली अदृश्य ढाल से घिरा होता है, जो मिसाइल्स के शिप पर टकराने से पहले ही उन्हें ध्वस्त कर देता है। ये देखकर सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। तभी अचानक उस शिप से एलियंस के ढेर सारे लड़ाकू विमान निकलकर बाहर आते हैं और उन पर जवाबी हमला करने लगते हैं। पर स्टीव और उसके सैनिक भी पीछे नहीं हटते और लगातार उन पर मिसाइलें दागते रहते हैं। लेकिन एलियंस के लड़ाकू विमानों पर भी ढाल होने के कारण वे उन्हें मार नहीं पाते, जबकि एलियंस के लड़ाकू विमान सारे फाइटर प्लेन्स को मार गिराते हैं। लेकिन स्टीव अब भी उनसे लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। वो एक लड़ाकू विमान को लट्टू की तरह अपने पीछे घुमाता रहता है, पर अंत में स्टीव की जेट का ईंधन भी खत्म हो जाता है। लेकिन स्टीव अब भी हार नहीं मानता और उस एलियन विमान को चकमा देकर उसे क्रैश करवा देता है। साथ ही वो खुद भी इजेक्शन सीट की मदद से बच निकलता है। एलियन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, वो एयरबेस पर भी हमला करके सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। इस जंग में एलियंस ने स्टीव के एक जिगरी दोस्त को भी मार गिराया था, जिसका बदला लेने के लिए गुस्से से बौखलाया हुआ स्टीव क्रैश हुए विमान में मौजूद एक एलियन को घूसा मारकर बेहोश कर देता है और उसे पैराशूट में भरकर रेगिस्तान में घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। उधर दूसरी ओर हवाई जहाज में बैठे राष्ट्रपति अपने सैनिकों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी रक्षा मंत्री उन्हें एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देता है, जिसे सुनकर डेविड वहां आ जाता है और उनकी सलाह पर नाराजगी जताता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो ये धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी। उससे एलियंस को कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन पूरी मानव जाति का अंत जरूर हो जाएगा।
इस बात पर रक्षा मंत्री और डेविड की बहस होने लगती है, जिससे राष्ट्रपति भी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी जूलियस वहां आ जाता है और अपने बेटे का पक्ष रखते हुए कहता है कि डेविड ने ही आज उन सबकी जान बचाई है ताकि वे सभी मिलकर एलियंस को धरती से खदेड़ सके, लेकिन वे लोग तो धरती को बचाने के बजाय उसे ही तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये सुनकर सारे मंत्रियों की बोलती ही बंद हो जाती है। तभी जूलियस उन पर तंज कसते हुए कहता है कि सरकार ने उस वक्त भी बेवकूफी भरा फैसला लिया था जब सन 1950 में मैक्सिको के रूसवेल में एक एलियन शिप क्रैश हुआ था। उन्होंने वो बात भी लोगों से छुपाई थी और उन लोगों ने आज भी उस एलियन शिप को एरिया 51 में खुफिया तरीके से छुपा कर रखा है। अगर सरकार उसी वक्त लोगों को एलियन के खतरे से सतर्क कर देती तो हम उनसे बचने का कोई न कोई रास्ता पहले से ही निकाल चुके होते। ये सुनकर राष्ट्रपति जूलियस पर हंसते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सब न्यूज चैनलों की फैलाई हुई दकियानुसी बातें हैं। असल में एरिया 51 नामक कोई जगह ही नहीं है। इस पर डेविड और कोनी भी राष्ट्रपति की बात से सहमति दर्शाते हैं, पर तभी रक्षा मंत्री एक बड़ा खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि जूलियस ने अभी जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरे से जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं। ताज्जुब की बात होती है कि एरिया 51 से राष्ट्रपति तक को बेखबर रखा गया था। इस बात से राष्ट्रपति बहुत ज्यादा नाराजगी जताते हैं और उन्हें तुरंत एरिया 51 की ओर रवाना होने का आदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टीव एलियन को रेगिस्तान में घसीट रहा होता है और गर्मी से परेशान होकर बीच बीच में एलियन पर लात घूसों की बरसात कर उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी उसे कुछ गाड़ियों का झुंड अपनी ओर आता दिखाई देता है। उनमें से एक गाड़ी होती है रसल की, जो एयरफोर्स का पुराना पायलट रह चुका था। रसल दावा करता है कि आज से 10 साल पहले एलियंस ने उसका अपहरण किया था। तब से वो शराबी हो गया था और एलियन से बदला लेने की खुन्नस में रहता था। वो अपने बच्चों को लेकर अपने साथियों के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकला था। जब रसल देखता है कि स्टीव ने एक एलियन को धूल चटा दी है तो वो स्टीव से खुश होकर उसे भी अपने साथ ले लेता है। स्टीव ने उड़ान भरते हुए उसी जगह से थोड़ी दूर एरिया 51 के सीक्रेट बेस को देख लिया था, जो किसी नक्शे में भी नहीं था। वो उन सबको अपने साथ उस बेस की तरफ ले जाने लगता है। उधर दूसरी ओर राष्ट्रपति का हवाई जहाज भी एरिया 51 बेस पर लैंड हो जाता है। वे सभी सतह से 24 मंजिल नीचे बने एरिया 51 के खुफिया रिसर्च लेबोरेटरी में जाते हैं, जहां पर वैज्ञानिक रूसवेल में मिले एलियन शिप के अवशेषों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं पर वे लोग रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओकेन से मिलते हैं। ओकेन उन्हें एलियंस का वो नायाब शिप दिखाता है जो 40 साल पहले रूसवेल में क्रैश हुआ था। वे लोग तभी से उस शिप की उन्नत तकनीक को समझने में लगे थे, लेकिन अब तक वे उसे दोबारा स्टार्ट करने में नाकाम रहे थे। पर ओकेन बताता है कि जब से एलियन धरती पर आए हैं तभी से उस शिप ने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि उस शिप को मदरशिप से पावर मिल रही है। ये बताने के बाद ओकेन सभी को उन एलियंस के दर्शन करवाता है जो उस एलियन शिप में मौजूद थे। उनमें से 2 एलियंस तो उस क्रैश में ही मारे गए थे और तीसरे ने उसके 2 हफ्ते बाद लेबोरेटरी में दम तोड़ दिया था। ओकेन बताता है कि वे एलियंस भले ही इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत हैं, पर उनका शरीर इंसानों से भी ज्यादा नाजुक है, इसलिए वे हमेशा एक मजबूत बायोमैकेनिकल कवच के अंदर ही रहते हैं, जिससे उन्हें मारना आसान नहीं होता। ये एलियंस भी इंसानों की ही तरह देखते और सुनते हैं, लेकिन उनमें सबसे खास बात ये होती है कि वे टेलीपैथी यानी कि दिमाग की शक्ति से बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओकेन आगे बताता है कि वे एलियंस इंसानों की तरह गर्मी और सर्दी महसूस करते हैं और ऑक्सीजन पर ही जिंदा रहते हैं। पृथ्वी का वातावरण उनके रहने के बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए वे इस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। उन एलियंस के बारे में जानकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। राष्ट्रपति डेविड की काबिलियत को देखते हुए एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझने का सारा जिम्मा उसे ही सौंप देते हैं। उधर दूसरी ओर स्टीव भी बाकी लोगों के साथ उस अधमरे एलियन को लेकर एरिया 51 में पहुंच जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ओकेन अपनी टीम के साथ मिलकर उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। वे डरे सहमे जैसे ही उसके बायोमैकेनिकल कवच को उतार रहे होते हैं, तभी अचानक वो एलियन जोर से चीखता है, जिससे डर के मारे उनका कलेजा ही मुंह को आ जाता है। इतने में ही वो एलियन अपनी आंखें खोलता है और ओकेन को अपने सामने देख टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगता है। वो पूरे ऑपरेशन रूम में तबाही मचा देता है और सारे डॉक्टर्स की निर्मम हत्या कर देता है, पर वो रूम लॉक होने के कारण एलियन वहां से बाहर नहीं निकल पाता। इतने में ही राष्ट्रपति और बाकी सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि एलियन ने ओकेन को अपने शिकंजे में कस लिया है।
वो टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में घुस जाता है और अपने शब्द उसकी जुबान से बोलने लगता है। वो लगातार खुद को आजाद करने की मांग कर रहा होता है। ये देखकर राष्ट्रपति उससे समझौता करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एलियंस इंसानों से सुलह कर लें तो वो दोनों ही इस पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। हालांकि एलियन सुलह करने से साफ इनकार कर देता है। जब प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि वे लोग हम इंसानों से चाहते क्या हैं, तो इस पर एलियन बड़ी निर्ममता से कहता है कि उन्हें इंसानों की मौत चाहिए। ये कहकर वो एलियन अब राष्ट्रपति के दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सुरक्षा बल उस एलियन को गोलियों से भून कर रख देते हैं। एलियन जब राष्ट्रपति के दिमाग में घुस रहा था तब उन्होंने भी एलियन के दिमाग को पढ़ लिया था, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एलियंस टिड्डों की तरह भारी तादाद में अंतरिक्ष में घूमते हैं और पृथ्वी जैसे ग्रह से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के बाद उस ग्रह को नष्ट कर देते हैं। ये जानने के बाद राष्ट्रपति के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो उन एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने का आदेश जारी कर देते हैं। वहीं स्टीव को यकीन होता है कि जैस्मीन अब भी जिंदा होगी, इसीलिए वो मिलिट्री के नाक के नीचे से एक हेलीकॉप्टर चुराकर उसे ढूंढने निकल जाता है और खुशकिस्मती से जैस्मीन उसे सही सलामत मिल जाती है। वहीं सर्वाइवर्स के दल में राष्ट्रपति की पत्नी भी मौजूद होती है, जो बुरी तरह से जख्मी है। स्टीव उन सभी को लेकर एरिया 51 पर वापस आ जाता है। उसके बाद सुरक्षा बल न्यूक्लियर हमला शुरू करते हैं। उनके जेट्स उस एलियन शिप के बेहद करीब जाकर उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल दाग देते हैं, जिससे इतनी तबाही मचती है कि सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। सबको इस बात पर यकीन था कि न्यूक्लियर मिसाइल से एलियन शिप जरूर तबाह हो गई होगी, लेकिन जब धुएं के बादल छटते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल भी उस एलियन शिप का बाल तक बांका नहीं कर पाई थी। ये देखकर सभी को बड़ी निराशा होती है। उसी वक्त राष्ट्रपति को एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी एक अंदरूनी चोट की वजह से जल्द ही मरने वाली है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति प्रेमी डेविड धरती को न्यूक्लियर हमले से नष्ट होते देख शराब के नशे में डूब जाता है और चीजें इधर की उधर फेंकने लगता है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे हौसला देते हुए कमरे के अंदर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं, ताकि उसे ठंड से जुकाम ना हो जाए। तभी जुकाम शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग की जैसे बत्ती ही जल उठती है। वो तुरंत राष्ट्रपति और सारे सुरक्षा बलों को उस एलियन शिप के पास एकत्रित कर लेता है और उन्हें समझाता है कि उनके पास एलियंस को हराने का अभी एक रास्ता बचा है, और वो रास्ता है डेविड द्वारा बनाया गया एक खास तरह का कंप्यूटर वायरस, जिसे अगर वो एलियन के ही सिग्नल के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद उनके मदरशिप में डालने में कामयाब हो जाएं, तो इससे एलियंस के सारे शिप की अदृश्य ढाल 1 मिनट के लिए निष्क्रिय हो जाएगी, जिसके बाद वे लोग उनके शिप को अपनी मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी डेविड से पूछते हैं कि आखिर वो उस वायरस को भला एलियन के मदरशिप में कैसे डालेगा। इस पर डेविड एरिया 51 में मौजूद एलियन शिप की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसके लिए वे लोग इस एलियन शिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए डेविड को किसी ऐसे पायलट की जरूरत होगी जो उस छोटे एलियन शिप को उड़ाकर डेविड को उस मदरशिप के अंदर ले जा सके। इसमें डेविड का साथ देने के लिए स्टीव आगे आता है और वे दोनों मिलकर इस प्लान को अंजाम देने की ठान लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति सारे देशों के सुरक्षा बलों को भी उनके देश में मौजूद एलियन शिप पर हमला करने के लिए तैयार कर लेते हैं, पर अमेरिकी एयरफोर्स के पास अब भी पायलट्स की कमी होती है। इसलिए वे लोग उन आम लोगों को भी इस जंग में आने के लिए कहते हैं जिन्हें प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था। ऐसे में सबसे आगे आता है रसल, जो एलियन से अपने अपहरण का बदला लेने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ इस जंग में खुद राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पूर्व एयरफोर्स पायलट रह चुके थे। ऐसे ही उनकी अमेरिकी एयरफोर्स की टीम तैयार हो जाती है। इस मिशन पर जाने से पहले स्टीव जैस्मिन से शादी कर लेता है और इसके साथ ही डेविड और कोनी की दूरियां भी अब नजदीकियों में बदल जाती हैं। उसके बाद वे लोग अपना मिशन शुरू करते हैं और एलियन शिप को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ जाते हैं। वे लोग जैसे ही मदरशिप के करीब पहुंचते हैं, तभी मदरशिप उन्हें ऑटोमेटिकली अपने अंदर खींचने लगती है और उनकी शिप को एक जगह पर लाकर लटका देती है, जहां से वो देखते हैं कि एलियंस बड़ी तादाद में जंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही डेविड उस मदरशिप पर अपना वायरस अपलोड कर देता है और एयरफोर्स को हमला करने का सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद एयरफोर्स एलियन शिप पर एक मिसाइल छोड़ती है। पर बदकिस्मती से उस शिप का ढाल अभी निष्क्रिय नहीं हुआ होता, इस वजह से उनकी ये मिसाइल भी व्यर्थ हो जाती है। ये देख सभी को बड़ी निराशा होती है। जनरल सबको वापस आने के लिए कहता है, पर राष्ट्रपति उसकी बात को ना मानते हुए एक बार फिर कोशिश करते हैं,
इस बार वो ढाल निष्क्रिय हो चुकी होती है, जिस वजह से वो मिसाइल सीधे एलियन शिप पर जा लगती है। ये देख एलियंस भी इसके जवाब में अपने लड़ाकू विमान एयरफोर्स के पीछे लगा देते हैं, पर इस बार टक्कर बराबरी की होती है और एयरफोर्स उन लड़ाकू विमानों की ईंट से ईंट बजाने लगते हैं। पर फिर भी एलियंस की तादाद ज्यादा होने के कारण उनका पलड़ा अब भारी होता है। वे लोग आम नागरिकों पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं और एयरफोर्स के ज्यादातर प्लेन्स को नष्ट कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और कुछ सिपाही अभी भी जंग में डटे हुए थे। तभी इतने में ही वो एलियन शिप एरिया 51 के ठीक ऊपर आ जाता है और इंसानों पर दोबारा आग उगलने के लिए अपने मुख्य द्वार को खोल देता है। ये देखकर सभी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उनकी फाइटर प्लेन्स की सारी मिसाइलें भी खत्म हो चुकी थी। पर तभी रसल वहां अपना प्लेन लेकर आता है। सबको रसल में एक उम्मीद दिखाई देती है। हालांकि जब रसल एलियन शिप पर अपनी मिसाइल दागने ही वाला होता है, तब ऐन मौके पर मिसाइल प्लेन में ही जाम हो जाती है। ये देख सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लेकिन रसल हार मानने वालों में से नहीं था। रसल जनरल को अपने बच्चों को बताने के लिए कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, और इतना कहकर रसल उस प्लेन को ले जाकर एलियन शिप की उस जगह पर जाकर टकराता है जहां से एलियन धरती पर हमला करते थे। इस तरह रसल खुद की आहुति देकर एलियन शिप के एक अहम हिस्से को तबाह करता है। उधर दूसरी तरफ डेविड और स्टीव भी मदरशिप पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देते हैं, जिससे उनके पास वहां से भागने के लिए सिर्फ 30 सेकंड ही बचे होते हैं। वे लोग पूरी तेजी के साथ एलियन से बचते बचाते वहां से भागने लगते हैं और आखिरी सेकंड में उस शिप से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद उस मदरशिप में एक जोरदार धमाका होता है और उस शिप के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस तरह वे लोग एलियंस के खिलाफ जीत का बिगुल बजाकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। प्रेसिडेंट स्टीव और डेविड को उनकी बहादुरी के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया एलियंस को हराने के जश्न में डूब जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।